चलिए दोस्तों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉस्ट अकाउंटिंग। बुक में देखें तो लिखा है फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग 4, मतलब 3 बड़े बड़े आपके मॉड्यूल अकाउंट में है और एक चौथा मॉड्यूल है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में शुरुआत पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग की शुरुआत इसलिए पहले कर रहे हैं क्योंकि आप समझ पाए कि एक नया चैप्टर है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग थोड़ा बोरियत रहेगा, बेसिक से स्टार्ट कराना पड़ेगा तो बोर रहेगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग नया है, नए में आपको मजा आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। काफी अच्छा टॉपिक है, ठीक है। चलिए, फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में नए सिलेबस के अंदर कुछ चैप्टर्स ऐड हुए हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे पास पहले 3 चैप्टर हुआ करते थे, अब यहां पर 5 चैप्टर हमारे को देखने को मिलते हैं। पहले चैप्टर का नाम है मीनिंग, डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इट रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरे चैप्टर का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या एप्लीकेंस है बिजनेस डिसीजन के अंदर। और तीसरे का नाम है कॉस्ट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट ड्राइवर। देखिए जैसे कि क्या है, ये वाला जो तीसरा वाला चैप्टर है ना आपका, तो पिछले सिलेबस के अंदर ये तीसरा चैप्टर इंक्लूड था पहले वाले के अंदर। पहले वाले में और दूसरे वाले में जुड़ा क्या आया हुआ था, तो आप इसको अलग से बढ़ा दिया, तो ये कोई नया चैप्टर नहीं हुआ। यहां पर अगर मैं नए चैप्टर की बात करूं तो नए चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही है नया चैप्टर यहां पर ऐड हुआ है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या एप्लीकेंस है बिजनेस डिसीजन के अंदर। बाकी एज इट इज पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा क्लास, ठीक है। अच्छा, तो 5 चैप्टर है, ज्यादा बड़े बड़े नहीं है। अगर मैं टोटल क्लास कहूं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में टोटल कितनी क्लास लगती है, तो टोटल आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग में 20 क्लास लगती है। तो 20 क्लास में आपका कॉस्ट अकाउंटिंग कवर हो जाता है। कोशिश करेंगे कि उससे पहले हो तो, पर 20 क्लास में कवर हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बात कहूं कि पिछले वाले सिलेबस का और इस सिलेबस के अंदर ना बहुत सारी चीजें अब डिलीट करवा दी गई है। पिछले सिलेबस में और इस सिलेबस में के अंदर बहुत सारी चीजें अब डिलीट करवा दी गई है। मतलब डिटेल में नहीं है। नए सिलेबस के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग को डिटेल में नहीं रखा, सिर्फ फाउंडेशन लेवल पर। इंटर लेवल में तो है ही डिटेल में, बट फाउंडेशन लेवल को डिटेल में नहीं रखा। बट मैं चाह रहा हूं कि जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़े तो डिटेल में यहां से पढ़कर जाए इंटरमीडिएट लेवल पे। तो इसलिए मैं जब आपको कोई चीजें पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको ऐसी नजर आएगी कि आपके बुक में नहीं है पर आपको पढ़ाई जा रही है। तो ये समझ लेना कि आपको नॉलेज के लिए पढ़ाया जा रहा है, डिटेल में चर्चा हो रही है। वो आज काम नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, वो फ्यूचर में इंटरमीडिएट लेवल पे जरूर काम आएगा। तब आपको मेरी याद जरूर आएगी कि हाँ यार, फाउंडेशन में सर ने पढ़ाया था इसलिए आज ये काम आ रहा है हमारे। क्योंकि वो क्या है कि इस वाले सिलेबस की नई बुक के अकॉर्डिंग तो मैं आपको 15 क्लास में खत्म करा दूंगा, पर 5 क्लास में एक्स्ट्रा लगाना चाहूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग को डिटेल में कवर कराने के लिए। कुछ बातें आपको यहां पर ऐसी दिखाई देगी जो आपके बुक में नहीं है। मैं आपको ये चीज पहली क्लास में इसलिए क्लियर कर रहा हूं। मैं पढ़ाऊंगा जरूर, बुक में नहीं है पर मैं आपको कवर कराऊंगा कि हाँ यार ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इंटरमीडिएट लेवल पे इसको पढ़ाता नहीं है। बेसिक चीजें ना, तो बेसिक चीजें इंटरमीडिएट लेवल पे कम आती है, सीधा एडवांस पे चले जाता है इंटरमीडिएट में। तो इसलिए मैं आपको यहीं पर क्लियर करता हुआ चलूंगा कि बेसिक आपका अच्छे से स्ट्रांग हो जाए, जब आप इंटरमीडिएट में जाए तो बेसिक आपका क्लियर रहे कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड। आपको बातें पता हो कि जब कोई इंटरमीडिएट में टीचर आपको पढ़ा रहा हो कॉस्ट अकाउंटिंग, तो आपको चीजें पता हो कि हाँ यार मुझे चीजें पता है, ये मैंने फाउंडेशन में पढ़ कर आया हूं, ऐसा आपको लगे, तब आपको पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा इंटरमीडिएट लेवल पे। बेसिकली जब मैं आपको एक बात बताऊं, आप सीएमए की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीएमए की तैयारी के अंदर एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं आज ये पहली क्लास है इसलिए बता रहा हूं आपको, इस पूरे फाउंडेशन में 2 सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है जो आपके पूरे सीएमए में काम आएगा। पहला लॉ एंड एथिक्स का, एंड दूसरा अकाउंट और कॉस्ट का। मैथ और स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपका स्टैट्स वाला पार्ट आगे थोड़ा सा काम आता है, ज्यादा भी नहीं आता, 10% ही काम आएगा। उसमें एक चैप्टर है को रिलेशन एंड रेग्रेशन, उसमें जो रेग्रेशन वाला चैप्टर है वो आगे काम आता है। एक ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट है ओएमएसएम, ऑपरेशन मैनेजमेंट, वहां पर वो काम आता है।
बाकी मैथ और स्टैट्स और इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट इसका कोई भी यूज आपको आगे नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं तक के लिए है। तो दो सब्जेक्ट आपको ऐसे पढ़ने हैं कि यार मैं इसको पढ़ रहा हूं, सिर्फ आज के लिए नहीं पढ़ रहा, सीएमए फाइनल तक में वो पूछेगा आपसे। ये दो सब्जेक्ट है, अकाउंट और कॉस्ट और लॉ एंड एथिक्स के। और एथिक्स तो है नहीं आपके उसमें, तो एथिक्स सीधा इंटरमीडिएट मिलेगी आपके। लॉ और बिजनेस कम्युनिकेशन में सिर्फ लॉ वाला पार्ट, बिजनेस कम्युनिकेशन भी आगे जाकर आपको नहीं मिलने वाला, सिर्फ लॉ वाला पार्ट। तो लॉ वाला पार्ट, लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर लॉ वाला पार्ट और अकाउंट और कॉस्ट का दोनों पार्ट, ये आपको ऐसे पढ़ने हैं कि हाँ मैं आज के लिए नहीं पढ़ता। देखिए हम जब से हम 9th क्लास में थे, 10th क्लास में थे, 11th में थे, 12th में थे, हम हमेशा चीजें ऐसी पढ़ते थे कि आज पढ़े, पेपर दो और भूल जाओ, यही होता था। और मैं भी ऐसे ही करता था। 12वीं क्लास के अंदर मैंने मैथ पढ़ी, अकाउंट पढ़ी, चलो अकाउंट तो नहीं बोला क्योंकि वो इनबिल्ट याद रहती है माइंड के अंदर। मैथ पढ़ी, बिजनेस, इको, पढ़ो, पेपर दो, पास हो गए, भूल जाओ। सिर्फ 10% बातें ही याद रह जाती है, बाकी सब भूल जाते हैं, ठीक है ना। 10% बातें याद रहती है, बाकी सब भूल जाते हैं। बट मैं यहां पर ऐसा नहीं कह रहा आपको, मैं आपको बता रहा हूं कौन सी चीज आपको यहां तक के लिए पढ़नी है और कौन सी चीज आपको फ्यूचर तक के लिए पढ़नी है। जैसे अकाउंट एंड कॉस्ट आपको फ्यूचर में नजर आएगी। जो चैप्टर मैं आपको यहां पढ़ाने वाला हूं, मैं अभी आपको इंटरमीडिएट की नई बुक दिखा सकता हूं, सीएमए इंटर की। मैं आपको ये दिखा सकता हूं कि सीएमए इंटर में जो नई बुक है हमारी, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंटरमीडिएट में आप जाओगे तो नया सिलेबस आएगा, तो देखना चैप्टर कैसे मैच हो रहे हैं। जो चैप्टर आपको यहां पढ़ाए जा रहे हैं वो सेम चैप्टर आपको इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाएगा। एक बात मुझे बताइएगा, मान लो मैं आपको फाइनल अकाउंट पढ़ा रहा हूं, मान लो मैं आपको, पहले मेरी बातों को आज ध्यान सुन लो, इसके बाद बार बार ये बातें नहीं होती दोस्त। मैं अपने कोर्स कंप्लीट कराने में ध्यान दूंगा, आप भी कोर्स करने में ध्यान देंगे। चीजें आपको पहले ही क्लियर कर दे कि यहां स्टार्टिंग है, क्लियर करके चलो कि बाद में सही रहता है। एक क्लास एक्स्ट्रा लग जाए कोई बड़ी बात नहीं है, बट चीजें आपके माइंड में क्लियर रहनी चाहिए कि कौन सी चीज हमें आगे भी आने वाली है। अभी आपके सामने इंटरमीडिएट की बुक खोल के दिखाऊंगा मैं, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और कॉस्ट अकाउंटिंग का सेम सिलेबस जो आपको यहां पढ़ना है एज इट इज कॉपी करके इंटर में दोबारा दे दिया। वही मैं आपसे एक बात पूछ रहा था, आपने फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा जिसके अंदर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे, ट्रेडिंग, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एक बात मुझे बताइए, जो ट्रेडिंग, पीएनएल या बैलेंस शीट फाउंडेशन लेवल पे बनाना सीखेंगे, क्या इंटरमीडिएट लेवल पे अलग हो जाएगा क्या वो? क्या जो एडजस्टमेंट हम यहां सीखेंगे वो इंटरमीडिएट लेवल पे अलग हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। फर्क क्या होगा? फर्क बस लेवल ऑफ क्वेश्चन की डिफिकल्टी पे होगा। मतलब जो एडजस्टमेंट आप यहां पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के अंदर, वो सारी एडजस्टमेंट आप सेम इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ते हैं। डिफिकल्टी का फर्क होता है, वहां यहां पर 3 एडजस्टमेंट 4 एडजस्टमेंट आएगी, वहां पर 8 और 9 आएगी। ये फर्क होता है। चैप्टर एज इट इज कॉपी है। इसलिए जब मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं तो ये मत समझना सिर्फ यहां के पास होने के लिए, पूरा फाउंडेशन आप ऐसा ना समझ कर पढ़े कि सिर्फ फाउंडेशन क्लियर करना है जी, इंटर में नई से शुरुआत करेंगे। ना 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 ना, फाउंडेशन को आप दो सब्जेक्ट, फाउंडेशन के दो सब्जेक्ट ऐसे पढ़कर समझ जाइएगा, ऐसे पढ़ना है कि यार यही चीज दोबारा पढ़ना है। इसलिए अभी रंग से पढ़ लो क्योंकि बाद में काम आएगी, ठीक है सर। तो जैसे कि ये हमारा है आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस, अभी सामने आपके सामने बुक खोल के दिखाता हूं इंटरमीडिएट लेवल की, क्योंकि चीजें आपको आपके साथ क्लियर करा देता हूं। आईसीएमआई सिलेबस 2022 है ना, यही है 2022 का इंटरमीडिएट का सिलेबस, ये रहा। अब ये हमारे पास इंटरमीडिएट में आपको पता है जैसे कि दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 होता है, ग्रुप 2 होता है। नहीं होगा पता तो मैं आपको धीरे धीरे बताते हुए चलूंगा पूरे सीएमए कोर्स के बारे में। ग्रुप 1 के अंदर आप देखिए, ग्रुप 1 के अंदर आप देखेंगे कि 4 सब्जेक्ट है। पहला हमारा है बिजनेस, लॉ एंड एथिक्स। पहले जो एथिक्स हम फाउंडेशन में पढ़ा करते थे ना पुराने सिलेबस में, और नए सिलेबस में से एथिक्स हटा दिया गया। अब नए सिलेबस में एथिक्स हटा दिया है तो वो हम इंटरमीडिएट में नहीं हटाया सर, इंटरमीडिएट में अब भी एथिक्स है, अब हमें यहां पर पढ़ना है एथिक्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके सामने, जिसको हमने पेपर नंबर 6 का बिजनेस, लॉ एंड एथिक्स को पेपर नंबर 8 का, इस पर क्लिक करूं और जरा सिलेबस को देखते हैं कि लॉ का सिलेबस इंटरमीडिएट का और फाउंडेशन में क्या चेंजेस है। अब लॉ का सिलेबस देखिएगा, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन में चेंजेस देखिएगा। एक बार इसको खोलने दीजिए।
जब तो मैं दूसरा खोल लेता हूँ। इसके बाद आपका पेपर नंबर 7 है, जो कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स है। पहले ये अलग अलग आते थे, अब दोनों एक साथ मिलकर दे दिए गए। एंड उसके बाद लास्ट कॉस्ट अकाउंटिंग का, इसको भी दिखाता हूँ आपको खोलकर। ये देखिए, ये आपका सीएमए इंटरमीडिएट। मैं आपको पहली क्लास में इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आप लॉ जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे कि अब हमें दोबारा पढ़ना है। हमारे लॉ के अंदर, अगर आप अभी तो अकाउंट की क्लास चल रही है, खैर हमारे लॉ सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से हमारे पास एक्ट है। पहला है हमारा पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एंड तीसरा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और एक बेसिक आपको लॉ के बारे में बताया जाएगा। वो देखिए सेम, यह है इंटरमीडिएट। मैं आपको दिखा रहा हूं, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स इंटरमीडिएट, पेपर नंबर 5 नाम है इसका। 2022 सिलेबस जो आपका होगा फाउंडेशन क्लियर करने के बाद। ये इंट्रोडक्शन टू लॉ एंड लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया, ये फाउंडेशन के अंदर भी है, राइट। इसके बाद दूसरा देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तीसरा देखो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एंड चौथा देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। क्या यही चारों फाउंडेशन में नहीं है लॉ की क्लास के अंदर, लॉ में? आप देखिए खुद, क्या जो फाउंडेशन में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, क्या वही वो अलग हो जाएगा क्या? जो कानून फाउंडेशन पढ़ेंगे इंटर में आके कानून बदल जाएगा क्या? नहीं सर, कानून तो सेम ही रहेगा, चाहे किसी भी लेवल पढ़ो आप। तो देख लो, इसलिए कह रहा हूं लॉ की क्लास के अंदर जब मैं पढ़ाऊंगा तो इस तरीके से पढ़िएगा कि दोबारा पढ़ना है, ऐसा समझ कर ना पड़े। अब आपको अकाउंट दिखाता हूं मैं, ये आपका अकाउंट का सिलेबस है, एंड आपको फाउंडेशन का अकाउंट का सिलेबस दिखाता हूं। चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक स्टूडेंट को पता होता है ना चीजें कि यार ये सब्जेक्ट के अंदर आएगा मेरे, तो वो ऑटोमेटिकली समझ के चलता है, वो खुद समझदार है कि यार मैं ढंग से पढ़ूंगा यार, गलत नहीं करूंगा, मतलब मैं मेरा कोई आगे फिर दोबारा सेम चीज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। अब आप देखिए, चलो बेसिक तो अभी मैं दिखा दूंगा। बेसिक के अंदर आप देखेंगे ये आपका फाउंडेशन का है, और देखो पेपर नंबर 6 इंटर का है, ये आपका इंटरमीडिएट का है फाउंडेशन का पेपर, ठीक है। अब आप देखिए, सबसे पहले दो तीन चीजें दिखा देता हूं। बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट और ज्वाइंट वेंचर, ये इंटरमीडिएट का है, ठीक है ना। अब ये फाउंडेशन का, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट और ज्वाइंट वेंचर दिख रहा है आपको। इंटरमीडिएट में क्या ऐड ऑन हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज में, जैसे यहां पर एकोमोडेशन बिल वगैरह एक्सक्लूड कर दिया गया ना, वो इंटरमीडिएट जोड़ दिया गया, इतना ही फर्क है। पर है तो बिल ऑफ एक्सचेंज वही। जब मैं आपको इंटरमीडिएट में बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ाऊंगा या फाउंडेशन में जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ोगे, तो यार बेसिक तो वही है, एंट्री की शुरुआत तो वहीं से होगी, है ना। अलग तो नहीं हो जाएगा सर कुछ। अब सेम देखिए, ये मैच करा दिए, कंसाइनमेंट ज्वाइंट वेंचर बिल ऑफ एक्सचेंज वहां पर भी मैच करा दिए, कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर बिल ऑफ एक्सचेंज, ये देखो बिल ऑफ एक्सचेंज कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सोल ट्रेड प्रोप्राइटरशिप और नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये दो चैप्टर इधर देखो। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, सोल प्रोप्राइटरशिप और नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दो। वहां पर एक चैप्टर और ऐड करने क्यों, सॉरी वो माइक, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ठीक है, मैंने देख लिया अब आपका कमेंट, माइक में इशू आ गया था। मैं आपको ये चीज दिखा रहा था,
वो ना माइक की बैटरी लो हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको चार्ज पर लगा भी रखा है और मैं आपको ऐसे ही पढ़ा देता हूँ, बताना है मुझे। ये आप देखिए चार्ज पे लगा रखा है, आप देख लो। मैं आपको शुरुआत से बता दिया, अकाउंट ये फाउंडेशन की बुक है और ये वाली इंटर की बुक है। 4 फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कैपिटल रेवेन्यू, अकाउंटिंग साइकिल, जर्नल, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस और लेजर, सेम चीज। 4 फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग साइकिल, जर्नल, लेजर, कैश बुक और ट्रायल बैलेंस। 1.7 1.1 से लेके 1.7 पूरा कॉपी कर दिया है, पूरा कॉपी। ये देखो 1.1 से लेके 1.7 तक पूरा कॉपी। इसके बाद लास्ट में एडजस्टमेंट एंट्री, यहां पर भी है एडजस्टमेंट एंट्री, बस नीचे दे रखा है, ठीक है। इसके बाद रेक्टिफिकेशन, देखो यहां पर भी है रेक्टिफिकेशन। इसके बाद डेप्रीशिएशन, देखो यहां पर भी है डेप्रीशिएशन, ये रहा, ठीक है। फिर देखो बैड डेप, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये देखो वही है यहां पर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेप, प्रोविजन फॉर डाउटफुल। उसके बाद यहां खत्म हो गया ना बेसिक फाउंडेशन का, वहां पर कुछ और बातें, वहां पर भी खत्म हो गया। आप देख रहे हो जो फाउंडेशन में आपको पढ़ना है वही आपको इंटरमीडिएट में एज इट इज पढ़ना है। ये वाले चैप्टर मैच करवा दिए, ये वाले चैप्टर मैच करवा दिए, नीचे वाले, और क्या चाहिए भैया, सारा तो मैच करवा दिया। बताओ, तो कृपया करके इस तरीके से पढ़िएगा कि सर सेम चीज मुझे दोबारा पढ़नी नहीं है। ये देखो ये भी मैच करवा दिया था, ये तीनों है और ये भी है। देखिए मुझे पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो गया, ये इस सिलेबस का नहीं है, चाहे आप 2016 सिलेबस की बात कर लो, सेम प्रोसेस वहां भी बताया था। मैं आपको बताता हूँ इंस्टीट्यूट ऐसा करता क्यों है। जो चीज हम फाउंडेशन में पढ़कर आ रहे हैं वही चीज हम दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं, मैं आपको इसका रीजन देता हूँ। देखिए क्या होता है, बच्चा जब 12वीं पास करके फाउंडेशन में आता है ना, 12th पास करके फाउंडेशन में आता है, उसकी सोच थोड़ी अलग होती है, वो प्रोफेशनली सोच नहीं पाता। पर जब वो धीरे धीरे प्रोफेशनल कोर्स के अंदर घुसता है तो फिर वो सोच पाता है कि यार यहाँ पर चीजें अलग तरीके से पढ़नी होती है, 12वीं लेवल नहीं है, थोड़ा बड़ा लेवल है। तो वो क्या करता है, 12वीं के अंदर एक चीज पढ़ता है, उसको भूल जाता है। जो 12वीं लेवल है वो ऐसी करता है। आपने भी 12th क्लास में पढ़ा होगा, कोई भी चीज आपको दोबारा याद नहीं होगी, होगा 10-20% सभी को याद रहता है, इतनी ऊपर ऊपर से याद रहता है, पर डीपली चीजें आपको कहीं याद नहीं रहेगी। 12वीं का ही दिमाग उसके अंदर होता है जब वो फाउंडेशन लेवल पे होता है। अभी आप फाउंडेशन लेवल पे हो, अगर आप फाउंडेशन के लिए सोचोगे तो आपका दिमाग वही 12th वाले लेवल पे रहेगा। पर मैं आपको उस लेवल पे नहीं सोचने के कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं थोड़ा लेवल एडवांस करिए, अभी से एडवांस लेवल के बारे में सोचिए। आप ये समझिए जब मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ या कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, तो आप ये समझिएगा मैं फाउंडेशन में नहीं, मैं इंटरमीडिएट लेवल पे हूँ। जब मैं आपको लॉ पढ़ा रहा हूँ तो आप ये समझ कर पढ़िएगा कि मैं इंटरमीडिएट की लॉ पढ़ रहा हूँ, तब आप प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर आएगा, राइट। तो यही मैं आपको कह रहा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो भी चीजें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो सेम इंटरमीडिएट में कॉपी होती है, और ये आज से नहीं पिछले 2016 सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। तो आप अपने माइंड सेट को प्रोफेशनल के हिसाब से कन्वर्ट करना सीखिए, ठीक है। जरूरी नहीं है दोस्तों, देखिए टीचर दोस्तों वो बहुत अच्छा होता है जो आपको पढ़ाई से हटकर कुछ बातें बताए। ये मेरे एक टीचर ने कही थी, जो मुझे कहा था। तो जब मैं पढ़ता था तो मुझे मेरे टीचर ने कहा कि भाई बेटा, टीचर गुरु जो होता है वो सबसे अच्छा होता है जो आपको पढ़ाई से हटकर कुछ बातें बताए। और जब भी मैं अपनी क्लास के अंदर फाउंडेशन बच्चों को स्टार्ट करता हूं, नया बैच जब भी, तो मैं आपको पहली क्लास में हमेशा यही बताता हूं कि पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती, वे ऑफ थिंकिंग उसकी तरह सोचना पड़ता है, सीएमए की तरह। सीएमए नाम के आगे लगाना ना बहुत बड़ी बात है, नाम के आगे सीएमए लगाना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए 3 साल मेहनत करनी है, 3-3.5 साल आपको जमकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर वो आपके नाम के आगे CMA 3 वर्ड लगेंगे और उसकी वैल्यू होती है, फिर तब आपकी वैल्यू है। तो इसको लगाने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है और हर कोई नहीं लगा पाता। तो जो शुरू से जिसका माइंडसेट सेट होता है ना कि यार बनना है, वो लगाता है, और वो छोटे लेवल की बातें नहीं सोचता दोस्त, वो हमेशा बड़े लेवल की बातें सोचता है। मैं देखिए कभी भी आप अपने से नीचे वाले को कंपेयर करोगे आप हमेशा बड़े दिखोगे। आप एक अच्छा हो तो आप शुरू से ही क्या करते थे, हमेशा अपने से नीचे वाले को कंपेयर करते थे। जैसे कि आप पढ़ाई में अच्छे हो, फॉर एग्जाम्पल आप 70-80 के लगभग, मुझे नहीं पता आप कितने लेवल पे पढ़ाई करते हैं, मुझे नहीं पता,
एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बच्चा 17-80 के आसपास रहता है, पर उसका एक दोस्त है जो 50-60 के आसपास रहता है, तो उसको लगेगा यार मैं तो इंटेलिजेंट हूं, क्योंकि आपका कंपैरिजन आप किससे कर रहे हो? अपने नीचे वाले से कर रहे हैं। जब आप अपना कंपैरिजन 90-100 वाले से करोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार मैं उस लेवल पे हूं ही नहीं। तो जब आप अपने नीचे वाले से कंपेयर करते हैं तो आप हमेशा बड़े दिखते हैं। क्या तो यार मेरे को तो आता है, मेरे से तो आता है, इससे तो आए ना आए, इससे तो ज्यादा ही आता है मुझे। तो आप हमेशा बड़े दिखेंगे, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा अपने ऊपर वाले से कंपेयर करना चाहिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। और हम 12वीं क्लास तक यही सीखते हुए आए। इसलिए जब आपकी प्रोफेशनल लेवल की जर्नी होती है ना स्टार्ट, तो आपको डिफरेंट चीजें सोचना सिखाया जाता है। कोई टीचर सिखाता है, कोई टीचर नहीं सिखाता। कोई टीचर अपनी कोर्स कंप्लीट करा के खत्म कर देता है बैच, कोई टीचर आपको पढ़ाई से अलग सिखाता है। तो यहां पर मैं आपको पढ़ाई तो कराऊंगा ही, आपको ऐसी ऐसी नॉलेज भी दूंगा जो आपने कभी 12वीं क्लास तक नहीं ली होगी। आपके जो पैसे आपने भरे हैं ना हमारे यहाँ पर, वो पूरे पूरे एक एक रुपया वसूल कराऊंगा पढ़ाई के अकॉर्डिंग, और आपको बहुत कुछ सिखा के भेजूंगा। तो नाम के आगे सीएमए लगाने के लिए आपको एक दिन मोटिवेट नहीं होना दोस्त, आपको इंस्पायर होना है। आप बहुत टाइम लग जाएगा वहां तक पहुंचने में, और 3 वर्ड लगाने के अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हर किसी की बस की बात नहीं होती है, कोई कोई कर पाता है, और उनमें से आप हो सकते हो अगर आप कॉन्स्टेंटली मेहनत कर रहे हैं। शुरू शुरू में जब भी मैं ऐसे लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ स्टूडेंट को, वो बड़े मोटिवेट से हो जाते हैं। वो कहते हैं यार करना है यार, जिंदगी में कुछ ना कुछ ना करना है। फेस टू फेस क्लास के अंदर तो बच्चों लड़कियों को रुला देता था मैं, बोल बोल के कि यार ऐसा है ऐसा है। वो रो जाती थी बेचारी, लड़के शांत हो जाते थे, सर नीचे झुका लेते थे। एक्चुअली मैं फेस टू फेस क्लास में जब ऐसे लेक्चर प्रोवाइड करता था, थोड़ा मोटिवेशनल लेक्चर दे दिया, ऐसा करना है ऐसा करना है, तो लड़कियां तो रो पड़ती थी, लड़के सर झुका लेते थे कि हाँ ये यार ये ऐसे करना है, हम गलत कर रहे हैं ये चीज। 2 दिन बाद वो भूल जाते थे। अगर आप 2 दिन बाद भूल जाओगे तो फिर वही कहानी आ जाएगी, दोबारा आ जाएगा। तो भूलना नहीं है, आगे बढ़ना है। ठीक, पैसा कमाना है तो आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा। पैसा नहीं कमाना, वही 10-15 हज़ार रुपये कमाने हैं, तो आप बीकॉम पास करके भी कमा लोगे। सीएमए से ज़्यादा प्रायोरिटी आप किसी को देंगे नहीं, बाबू को भी नहीं देंगे, ठीक है ना। रात रात में बाबू से मन करता है बात करने का, फिर कहते हैं यार तू ही है मेरी जिंदगी में सब कुछ और कोई नहीं, तो ये गलत है। प्रायोरिटी सीएमए है। जब तू सीएम बन जाएगा तो बहुत सारी बाबू भी आ जाएगी, ठीक है। तो तू सीएमए पे ध्यान दो, बाबू बाबू ध्यान नहीं देना। सिमिलरली जो भी, जैसे मैंने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस मैच करके दिखाया, मैं आपको लॉ का सिलेबस मैच करके दिखाया, और क्या नहीं दिखा सकता क्योंकि और है नहीं। सिमिलरली कॉस्ट अकाउंटिंग जो आपको पढ़ाऊंगा, जब आपको एंड क्लास में दिखाऊंगा कॉस्ट अकाउंटिंग है, क्योंकि अभी दिखाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपके लिए तो नया सब्जेक्ट है। अब क्या देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके लिए नया नहीं है, लॉ में आपका नाम सेम हो गया ना, एक्ट का नाम सेम हो गया। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है कि इनबिल्ट आता है चीजें। मैं आपको इसमें एक चैप्टर दिखा सकता हूं, पूरी बातें नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि इनबिल्ट आती है चीजें ना कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। जैसे कि आपका एक कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस है, आप देखेंगे नीचे मीनिंग, डेफिनेशन एंड कॉस्ट एंड ये ना चैप्टर के अंदर बिल्कुल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट। मैं आपको एक चैप्टर ये दिखा सकता हूं आपको, ये पढ़ने में आ रहा है आपको। ये लिखा है कॉस्ट और यहां लिखा है सीट, कॉस्ट सीट। एक चैप्टर का नाम है कॉस्ट सीट। तो एक कॉस्ट सीट चैप्टर आपको दिखा देता हूं, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है, अभी तो समझ नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये आपको पेपर नंबर 8 में मिलेगा कॉस्ट अकाउंटिंग के। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश 1 बोलते हैं ना, इसका नाम भी दे रखा है आपको, नाम तो मैच करा ही सकता हूं एटलीस्ट। देखो यहां लिखा है विथ रेफरेंस टू द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, इसी को बोलते हैं कैश 1, C4CAS कैश 1। और देखो यही वाला बात कर रहा था मैं आपकी, कैश 1 है ना, ठीक है। कॉस्ट बुक कीपिंग अभी खोल के दिखाता हूं आपको, इसमें कॉस्ट शीट होती है। सर इतना टाइम से पढ़ा रहा हूं ना, तो चीजें रट रही है, पता है कहाँ क्या है क्या है। मैं आपको एक चीज दिखानी है, कॉस्ट बुक जो लिखी है ना यहाँ पर, कॉस्ट बुक कीपिंग, इसी को कॉस्ट शीट कहते हैं, जो आप अभी इंटरमीडिएट में पढ़ोगे और फाउंडेशन में पढ़ोगे। और जो आप फाउंडेशन में अभी पढ़ोगे वो एज इट इज कॉपी। एक माइनर भी अगर चेंज आ जाए तो मुझे आकर कह देना सर आपने जो फाउंडेशन पढ़ाया था उसमें इंटरमीडिएट बहुत सारा चेंज आ गया कॉन्सेप्ट में। माइनर चेंज नहीं आएगा, 100% कॉपी है, 100 to 100।
ठीक है, तो आपकी प्रायोरिटी बीकॉम नहीं होनी चाहिए। बीकॉम दोस्तों सीएमए के साथ बीकॉम कौन करता है? बीकॉम करते थोड़ी ना है, बीकॉम प्रोफेशनल कोर्स के साथ हो जाती है, बीकॉम कोई करते थोड़ी ना है। आपने सीएमए का इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया ना, तो मास्टर डिग्री का पहला सेमेस्टर आप क्लियर कर दोगे, ये मैं कह रहा हूँ। सीएमए इंटरमीडिएट अगर आपने क्लियर कर लिया, सीएमए इंटरमीडिएट दोनों ग्रुप, तो एमकॉम एमबीए का जो पहला सेमेस्टर होगा ना, वहां तक क्लियर कर दोगे, मतलब पूरी ग्रेजुएशन बीकॉम बीबीए वाली पूरी कंप्लीट, उसके सारे जो सीएमए से मैच करेंगे ना सब्जेक्ट, वो सारे हो जाएंगे, और एमकॉम का पहला सेमेस्टर हो जाएगा, एमकॉम या एमबीए का पहला सेमेस्टर। एमकॉम और एमबीए में पता है पहले सेमेस्टर में क्या आता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आता है। तो इस तरीके से पढ़िएगा जिस तरीके से आपको मैं पढ़ा रहा हूं। और अभी तक सभी बच्चों ने हो सकता है किसी बच्चे ने 12वीं क्लास में अच्छा स्कोर करा, उसको अच्छी नॉलेज है, और हो सकता है किसी बच्चे ने अच्छा स्कोर नहीं करा, उसको नॉलेज कम है, वो पढ़ नहीं पाया, और वो चाह रहा है कि यार मैं शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ना चाहता हूँ। मैं से चाहता हूँ कि यार शुरू से हो जाए, मतलब चीजें ना, ये हर किसी को नहीं मिलता ऐसा ऑप्शन ना। अगर आप कहो कि यार आज मैं 12वीं क्लास में हूँ, मेरी शुरुआत 6ठी क्लास में मैं वीक हो गया था, उस गलती की वजह से आज पूरा 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब वीक रहा, काश मैं 6ठी क्लास में आज दोबारा होता इसी माइंडसेट के साथ, तो वहां में अच्छा स्कोर करता, फिर शुरुआत से अच्छा स्कोर। हर किसी को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। अगर हमसे कहो यार इस दिमाग में मेरे को दूसरी क्लास में बैठा दो तो मैं फर्स्ट आऊंगा, तो ऐसा हर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, अब मिल रही है आपको। आपने 10वीं के बाद कॉमर्स में आए थे, और जब 11वीं 12वीं में पहली बार अकाउंट पढ़ी थी, पहली बार नई नई चीजें देखी थी, वो पहली बार ही समझ लो आप। अगर आपने वहां पर आप नहीं पढ़ पाए, तो आज से भी अगर आप सोच रहे हो ना कि यार अब मुझे पढ़ना है, अब भी अगर इस लेवल पे भी नहीं पढ़ोगे ना, फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल आपको ऐसे करके फेल कर देगा। एक बात और आपको बता देता हूं, फॉर एग्जाम्पल हमारे इंटरमीडिएट के अंदर 10,000 बच्चे, फाउंडेशन के अंदर 15,000 बच्चे एग्जाम देते हैं। कितने बच्चे एग्जाम देते हैं? 15,000 बच्चे। लेट सपोज, मुझे एक्चुअल डाटा पता नहीं है क्योंकि ये बढ़ता घटता रहता है, तो फाउंडेशन के अंदर ना 15,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, और इस 15,000 में से 80% बच्चे पास हो जाते हैं, मतलब 20% बच्चे फेल हो जाते हैं। अब फेल होने का रीजन क्या है? या तो वो चीटिंग कर रहे होते हैं, इस वजह से फेल हो जाते हैं, या उन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा होता, इस वजह से फेल हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं पढ़ा होता। अभी हमारा रिसेंटली बैच गया है, एक बच्चा था जिसने इकोनॉमिक्स का पेपर वाले दिन तक कुछ नहीं पढ़ा था, अब फेल हो गई वो। उस बच्चे का नाम नहीं लूंगा, बट एक बच्चा जो था उसने पेपर के दिन तक इकोनॉमिक्स को छुआ भी नहीं था, अब कैसे पास होगा भाई वो? तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन, अब हो सकता है कि उसने जानबूझ के ना पढ़ा, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम रही हो सकता है कुछ मेडिकल प्रॉब्लम रहा हो, उस वजह से नहीं पढ़ा, तो वो रीजन नहीं देखते। उस 20% में वो बच्चे आते हैं जिनकी एक जेन्युइन प्रॉब्लम, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा कोई सब्जेक्ट, तो वो फेल होते हैं, बाकी 80% बच्चे पास हो जाते हैं। एक बात मुझे बताओ, 15,000 में 80% कितना होता है? ये हो गया सर 12,000। ये 12,000 बच्चे इंटर ग्रुप 1 का एग्जाम देते हैं, इसमें से कितने पास हो गए बताओ? इसमें से हमारे पास हो गए 12,000 बच्चे। अब इन 12,000 बच्चों में से कौन बच्चे ग्रुप 1 में जाएंगे? अब सारे बच्चे ग्रुप 1 का एग्जाम देते हैं, और इसमें से कोई कोई किसी को ना, जब वो फाउंडेशन के लिए करता है तो कोई कोई टीचर कहता है बोथ ग्रुप दो, तो कुछ बच्चे बोथ ग्रुप के लिए जाते हैं, दोनों ग्रुप भी एक साथ हम दे सकते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों 8 पेपर इकट्ठा भी दे सकते हैं एक ही बारी में, और ग्रुप 1 एक ही करके भी दे सकते हैं। तो कोई ग्रुप 1 देता है, कोई ग्रुप 2 में जाता है, कोई दोनों ग्रुप दे रहा होता है। ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप 1 ही दे सकते हैं, आप ग्रुप 1 को नहीं देना चाहो मत दो, ग्रुप 2 पहले दे दो, वो भी चल सकता है। बट सबसे ज्यादा अच्छी सजेशन ये मानी जाती है कि पहले ग्रुप 1 दो, क्योंकि बनाया पहले है तो पहले देना चाहिए। 12,000 बच्चे ग्रुप 1 में है, और तुम सारे के सारे इसके अंदर होंगे, इस 12,000 के अंदर, ये मेरी गारंटी है, एक को भी फेल होने नहीं दूंगा मैं। तुम सारे के सारे बच्चे जितने भी अभी पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन रिकॉर्डेड में देख रहा हो चाहे लाइव में देख रहा हो, वो सारे के सारे इस 12,000 के अंदर होंगे। उसके बाद इस 12,000 में से कितने बच्चे फेल हुए थे? 20 बच्चे, 20% बच्चे फेल हुए थे। इंटरमीडिएट में 20% बच्चे ही पास होंगे, 80 फेल हो जाएंगे। अब इस 12,000 में से आपको इस 20 में आना, ये 80 में आना, ये है हमारा टारगेट, यहां है, ये नहीं है हमारा टारगेट, समझ लेना आप। जब आप फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, हमारा टारगेट ये नहीं है, मैं इस लेवल पे नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं इस लेवल पे पढ़ाऊंगा आपको कि आप यहां पर आओ, समझ लो आप। ये मैं कह रहा हूं आपको कि आप उस लेवल पे नहीं पढ़ा रहा मैं आपको। ये इसमें कौन पास होगा? इसमें कोई भी पास हो जाता है भाई। आपने मेरे से क्लास ली ना, एक बच्चा मेरी क्लास ही देख लो बस, जितने आर्ट्स की मैं क्लास लूंगा भी पेपर तक, उतना देख लेना, और रिवीजन भी नहीं करेगा तब भी पास हो जाएगा भाई वो।
बस थोड़ी बहुत एंड में ऊपर से देख ले एक बार, वो पास हो जाएगा, इस 80 में आ जाएगा वो। इस 20 में लाने की कह रहा हूं मैं आपको। और इस 12,000 में से 20% बच्चे पास होंगे और बाकी फेल हो जाएंगे, मतलब 80% बच्चे फेल हो जाएंगे इस 12,000 में से। 9600 बच्चे फेल हो जाएंगे। कितने बच्चे पास होंगे 12,000 में? सिर्फ 2400। अब बात बताओ, आप उस 12,000 में तो होंगे, इस 2400 में आना बहुत बड़ी बात है। और 9600 बच्चे, 9600 बच्चे फेल हो जाएंगे। अब सुनो, जो 9600 बच्चे फेल होंगे, सुनना मेरी बात, जो 9600 बच्चे फेल होंगे ना, वो उसमें से 600 बच्चे तो कोर्स ही छोड़ देंगे ड्यू टू फाइनेंशियल इशू, छोड़ देते, किसी भी रीजन के 600 बच्चे कोर्स छोड़ देंगे। अब 9000 बच्चे दोबारा ग्रुप 1 का एग्जाम देंगे। 9000 बच्चे दोबारा ग्रुप 1 का एग्जाम देंगे, क्योंकि वो फेल हो गए, क्योंकि फेल होना तो कंफर्म्ड है, फेल तो होगा ही होगा बच्चा। अब वो उस 20 में से आना चाहता है या उस 80 में आना चाहता है, ये आपके ऊपर बात है, वो आपकी मेहनत पे बात है। बच्चा 9000 बच्चे फेल हो गए, फेल होने के बाद वो दोबारा ग्रुप 1 अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि एक बार अटेम्प्ट तो देना ही चाहिए, सभी सजेस्ट करते हैं। अब जब 9000 बच्चे यहां से ग्रुप देंगे, तो फिर 15,000 में से 12 बच्चे ग्रुप 2 में नहीं आएंगे, क्योंकि देखो अगर मैं कहूं कि आपने जून में एग्जाम दिया, तो अगला एग्जाम आप दिसंबर में दोगे, और दिसंबर में फाउंडेशन भी, जून में जो फाउंडेशन में पास होंगे वो दिसंबर में पेपर देंगे अपना ग्रुप 1 का। तो ऐसा चला करेगा कि फाउंडेशन में भी तो बच्चे पास हुए, वो भी तो आएंगे, तो वहां से 12,000 बच्चे और आए, तो अब 9,000 बच्चे ये पहले के ग्रुप 1 के बच गए, और 12,000 ये, मतलब जब आप 12,000 बच्चे, जब आप इंटरमीडिएट में जाओगे, सुनो ना, अभी फाउंडेशन पास करके जब आप इंटरमीडिएट में जाओगे, तो उसमें कुछ बच्चे इंटर में ऐसे भी तो होंगे जो फेल होके बैठे होंगे, जिनकी पढ़ाई हो चुकी होगी, वो दोबारा अटेम्प्ट दे रहे होंगे। अब सोचना आपका कंपटीशन लेवल किससे है? आपका कंपटीशन लेवल फाउंडेशन क्लियर करने के बाद उन बच्चों से है जिन्होंने एक बार पूरा रिवीजन, एक बार पूरी पढ़ाई कर चुके हैं 6 महीने में। मान लो मैं इंटरमीडिएट में फेल हो गया, आप फाउंडेशन में नए आए, तो मैंने 6 महीने इंटरमीडिएट की तैयारी करी, मैं फेल हो गया किसी रीजन वजह से, ठीक है, किसी नंबर में बच्चे में नंबर कमाए तो मैं फेल हो गया। आप अभी भी फाउंडेशन में आए, तो आप भी इंटर में आ गए, मैं भी इंटर में ही। अब मैंने 6 महीने तैयारी कर चुकी है और आप अभी भी नए आए हो, तो आपका कंपटीशन उन बच्चे से होगा जो बच्चे तैयारी करके बैठे। अब बताओ 20% बनाना मुश्किल है ना, क्योंकि एक बच्चा है जिसने 6 महीने पढ़ चुका है, वो फेल हो गया था किसी रीजन बस, अब वो दोबारा 6 महीने पढ़ेगा तो उसकी 2 बार मेहनत हो जाएगी, और आप अभी नए आए हो। बहुत मुश्किल है 20% माना, और उसके लिए अभी से माइंडसेट करना पड़ता है। इसलिए पहली क्लास में बता रहा हूं आपको, बहुत बड़ी जर्नी है। 200 में एक एक नंबर की वैल्यू होती है प्रोफेशनल लेवल में। 200 नंबर आए ना और 199 आ गए, फेल हो जाओगे आप। तो एक एक नंबर की वैल्यू है दोस्तों, ठीक है सर। पढ़ाई तो कराता रहूंगा मैं, वो क्या है, वो आज नहीं तो कल होगी, कल नहीं तो परसों होगी, कोर्स तो होगा ही होगा, 100% होगा, हर बार होता है, इस बार भी होगा, पर ये हर कोई नहीं बताएगा आपको, टाइम देगा, सही है। तो चीजों को समझिए और इस तरीके से पढ़िएगा वो 2 चैप्टर कि भाई इंटर में दोबारा आएगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। और आपको यहां सोचना है, यहां नहीं सोचना। इस लेवल की थिंकिंग रखोगे तो पक्का टपकोगे यहां पर, यहां लेवल की थिंकिंग रखोगे तो यहां मेहनत करोगे, तब जाकर यहां पर पहुंचोगे आप। अब ये क्या होगा, जो चैप्टर आपने फाउंडेशन पढ़े, वो चैप्टर अगर आपने स्ट्रांग कर लिए तो वही चैप्टर इंटर में है, तो वहां पर स्ट्रांग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम पहले से स्ट्रांग है। तो आपकी मेहनत 2 बार हो जाएगी ना, इन बच्चों की तरह। जो बच्चा फेल होकर यहां पर आएगा, नहीं होगी क्या 2 मेहनत? उसने इंटरमीडिएट पढ़ा, उसने एक बार वो 4 चैप्टर कर लिया, वो दोबारा करेगा, तो आप भी तो दोबारा करोगे, क्योंकि आपने फाउंडेशन पढ़ लिया अच्छे से। इसलिए फाउंडेशन अच्छे से बेसिक क्लियर करना जरूरी है, तब जाके इंटर में आपको मेहनत कुछ चैप्टर में पकड़ हो जाएगी, कुछ चैप्टर की और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है सर। तो चैप्टर तो खैर मैं पढ़ाने वाला था, आज की क्लास के अंदर पढ़ाने वाला था, पर मैंने सोचा यार मेरा पर्पस नहीं था आज की क्लास में इस तरीके की बातें करने का। मेरा पर्पस था कि तो कुछ टाइम बात करूंगा, पर होती गई तो फिर मैं आपको बताता चले गया। कॉस्ट अकाउंटिंग मुझे स्टार्ट करना है। अब मैं आपको सामने एक नोट्स दिखा रहा हूं। ये नोट्स अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे चैप्टर नंबर 1, ये नोट्स है पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग। जब मैंने आपका नया सिलेबस देखा कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो उसके अंदर मुझे अच्छा नहीं लगा वो सिलेबस, क्योंकि उसके अंदर कुछ बातें कटवा दी गई है, कम दे दिया गया है। जबकि पुराने सिलेबस के अंदर जो कॉस्ट अकाउंटिंग था वो काफी बेहतरीन था। नए सिलेबस के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कटवा दिए गए। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको एक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में ले जाता हूं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एक चैप्टर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, उसमें बहुत सारी क्लासिफिकेशन है, टोटल 11 क्लासिफिकेशन है। पर जो नए सिलेबस के अंदर उसमें 11 क्लासिफिकेशन है ही नहीं, 1 2 3 क्लासिफिकेशन है, बस 2 3 क्लासिफिकेशन मैक्स। 11 है पुराने सिलेबस में और नए वाले में 2 3 है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, नए सिलेबस का जो नया चैप्टर है वो तो पढ़ेंगे, जो मैथ्स है वो भी पढ़ेंगे,
जो पुराने सिलेबस का नए सिलेबस में नहीं डाला, पुराने सिलेबस का वो भी पढ़ना। मैं पढ़ाने को रेडी हूं, मैं 3-4 क्लास लगाने को एक्स्ट्रा रेडी हूं, पर आप पढ़ लेना क्योंकि ये बेसिक है। इंटरमीडिएट लेवल पे इतना डीपली घुसकर बेसिक कोई नहीं पढ़ाएगा जितना मैं आपको यहाँ पढ़ा दूंगा। ठीक है सर, चलिए। तो हमारा ये जो नोट्स है वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग सेंड करके आपको मैं एक नोट दे दूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग के। अभी नहीं, 1-2 क्लास होने दो, तब तक यहाँ देखो, उसके बाद आपको प्रॉपरली भेज दूंगा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग और पुराने, दोनों को मिक्सअप करके जो भी बेस्ट होगा वो भेज दूंगा और उसको आप पढ़िएगा। ठीक है ना, चलिए। तो ये हमारे को पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर के अंदर मीनिंग जो है, क्लासिफिकेशन है, इट्स रिलेशनशिप, उसमें मैं आपको 2 पार्ट में कराऊंगा। पहला चैप्टर एक अभी कराऊंगा और एक चैप्टर के जो पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें थ्योरी है, उसमें कुछ थ्योरी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मजा आता है, और कुछ थ्योरी है जो बोरियत होती है, जैसे बिल्कुल थ्योरी नहीं होती एक थ्योरी टाइप कि हाँ यार पढ़े जा रहे हैं, सुन रहे हैं, बस बोर हो रहे हैं, और एक कुछ थ्योरी में इंटरेस्ट आ रहा है। तो जो इंटरेस्टिंग थ्योरी है पार्ट 1 उसको मैं आपको पहले कराऊंगा, एंड उसके बाद जो पहला चैप्टर उसकी जो रिमेनिंग थ्योरी है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के लास्ट में एक क्लास में होगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पहला चैप्टर है हमारा उसको मैं 2 पार्ट में कराने वाला हूं। कुछ बातें मैं पहले कराऊंगा, उसके बाद मैं सेकंड चैप्टर में बढ़ जाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा सेकंड चैप्टर में, और जो हमारा पहला चैप्टर का कुछ पॉइंट जो रह जाएंगे उसको मैं लास्ट में कवर कराऊंगा, याद दिला देना बस मुझे। ठीक है सर, इस तरीके से चलेगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको सबसे पहले चैप्टर के अंदर 4 बातें पढ़ाने वाला हूं। कॉस्ट का क्या मतलब होता है, कॉस्टिंग का क्या मतलब होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है, और कॉस्ट अकाउंटेंसी का क्या मतलब होता है। तो अगली क्लास के अंदर हम ये 4 टॉपिक मेन वो पढ़ेंगे। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, इन तीनों चारों का मतलब जानना बहुत जरूरी है, और पूरी क्लास लगा देंगे इन 4 वर्ड का मतलब जानने में, पूरी क्लास लगा देंगे 1 घंटे की, 1 घंटे से ज्यादा की मान लो आप। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर पढ़ा नहीं, पर पढ़ाई से बहुत कुछ हमने सीखा। कोर्स में तो नहीं था, कोर्स से अलग था, पर हमने बहुत कुछ ऐसी सीखी जिसको आप लॉन्ग टर्म तक रिटेन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा बेनिफिट देगा। आज पढ़ा था, आज सुननी है मेरे से बातें, 3-4 दिन में फिर भूल जाओगे तो उसका कोई भी यूज नहीं है। ये क्लास दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये 4 टॉपिक कराने वाला हूं, इंपॉर्टेंट है, इनका बेसिक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराएंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर देंगे। बाय बाय, हैव